हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में दोस्तों अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। एक हफ्ते से कम का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों द पॉलिटिकल मास्टर आप सभी के लिए डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की श्रृंखला लेकर आए, जिसमें हम आप सभी को पॉलिटिकल साइंस को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे। हम आपको वो सारे क्वेश्चन दोस्तों करवाएंगे जो एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। और मैं गारंटी देता दोस्तों, अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखी तो आप जो है पॉलिटिकल साइंस में 40 में से 40 नंबर लाने में सक्षम हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दोस्तों, यहाँ पर जो प्रतिदर्श पेपर में यानी सैम्पल पेपर में दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। तो इनमें से दोस्तों कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम एजेंसी की बात करें दोस्तों, ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी सुरक्षा परिषद, सी यूनेस्को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी, इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यूनेस्को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। जबकि सुरक्षा परिषद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन जो सही होंगे दोस्तों वो है डी, 1 और 2 सही है। इसके अलावा दोस्तों अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन IMF ये सब भी कहें, ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में कार्यरत है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना कब हुई ये भी पूछा जाएगा पेपर में। इसके अलावा दोस्तों WHO की फुल फॉर्म और WHO की स्थापना, इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इस सभी से रिलेटेड अगर जो आपको वीडियो था पॉलिटिकल मास्टर के चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप दोस्तों इसे पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य डैश की स्थापना करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य डैश की स्थापना करना है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य उसकी स्थापना करना, किसकी, शांति की स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय स्वयंसेवी संगठन है। मानव अधिकारों की रक्षा में जो सक्रिय स्वयंसेवी संगठन है उसका नाम है दोस्तों ह्यूमन राइट वॉच। नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे। तो नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों भारत में पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना करना, ये गलत है। तो ये नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य नहीं थे, बल्कि समाजवाद की स्थापना करना था, ना कि पूंजीवाद का। दूसरा देखते हैं, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, सही है। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, बिल्कुल ठीक है। चौथा है, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना या बचाए रखना। तो इसका जो सही कथन होगा दोस्तों वो होगा डी। सिर्फ 2, 3 और 4 सही है, यानी डी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गुट निरपेक्षता की नींव किस सम्मेलन में पड़ी। तो गुट निरपेक्षता की जो नींव पड़ी दोस्तों वो किस सम्मेलन में पड़ी। तो वह दोस्तों ए बाणू सम्मेलन में, जो 1955 एंड 6 में आयोजन किया था बाणू सम्मेलन। इसी सम्मेलन में जो है गुट निरपेक्षता की नींव पड़ी थी। और गुट निरपेक्षता की जो पहली बैठक होती है दोस्तों वो 1961 में होती है, बेलग्रेड सम्मेलन में 1961। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 6, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए। तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किए गए थे दोस्तों 2 मार्च 2006 में। जी हाँ, सी इसका सही उत्तर, 2 मार्च 2006 में। भारत चीन द्वारा पंचशील के सिद्धांत की घोषणा कब की गई। तो भारत चीन द्वारा पंचशील के सिद्धांत की जो घोषणा थी वो की गई दोस्तों 29 अप्रैल 1954, यानी ए इसका सही उत्तर है। भारत तथा चीन के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है। तो भारत तथा चीन के बीच तो तनाव का जो मुख्य कारण है दोस्तों वह है सीमा विवाद, यानी सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन में लगातार तनातनी बने रहे, चाहे वो डोकलाम विवाद हो। ठीक है, इसको लेकर जैसे अभी दोस्तों जो झील है लद्दाख में, ठीक है, उससे लेकर भी लगातार विवाद बढ़ता गया है। क्यूबा का जुड़ाव किस देश से था। तो क्यूबा की जुड़ाव की अगर हम बात करें तो क्यूबा का जुड़ाव दोस्तों था वो था सोवियत संघ के साथ, जबकि क्यूबा अमेरिकी तट से लगा एक द्वीपीय देश है। डैश का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था। तो डैश का चरम बिंदु क्या था। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु था दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट। क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो क्रुश्चेव ने जो है
क्यूबा में परमाणु मिसाइल ने कब तैनात कर दी? तो 1962 में तैनात कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के विभाजन से उत्पन्न समस्याएं हैं। तो भारत के विभाजन से जो उत्पन्न समस्याएं थी वो थी भौगोलिक दूरी की समस्या, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या, यानी उपरोक्त सभी 200 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, गुजरात राज्य का निर्माण हुआ। तो गुजरात राज्य का निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो गुजरात राज्य का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था दोस्तों वर्ष 1960 में। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है अगर बात करें असम का निर्माण कब हुआ, ठीक है, इसी प्रकार से मेघालय का निर्माण कब हुआ, और वर्ष 2002 में किन 3 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसे ज़रूर कर लीजिए। इसका जो वीडियो है दोस्तों, उसका जो डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक में जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को असम से अलग किया गया था? तो किस राज्य को असम से अलग किया गया था दोस्तों? तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन सभी राज्यों को जो है असम से अलग किया गया था। उपरोक्त सभी सही उत्तर है। अगला है, समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस यूएसएसआर कब अस्तित्व में आया? तो समाजवादी सोवियत जो गणराज्य है यूएसएसआर कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों आया था वर्ष 1917 में। नेक्स्ट, रूसी क्रांति के बाद स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन बना? तो दोस्तों स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला जो पहला सोवियत गणराज्य है वो है लिथुआनिया। जी हाँ, लिथुआनिया पहला सोवियत गणराज्य जिसने अपने आप को स्वतंत्र करा। अगला है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम अनुसार दोस्तों हमें व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम अनुसार अगर हम व्यवस्थित करने की बात करें तो जो सही उत्तर हो सकता है दोस्तों वो है इसमें से अगर बात हो वह है बी, यानी 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सभी ऑपरेशन डेजर्स्ट्रम, ठीक है, फिर ऑपरेशन इन्फाइनाइट रिच, 9/11 एंड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, यानी सभी जो है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित है। तो जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी। नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किसने दी? नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किसने दी? तो नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी दोस्तों जॉर्ज बुश ने। जी हाँ, जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। किस ऑपरेशन द्वारा अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमले किए? तो वो कौन सा ऑपरेशन था जिसके माध्यम से अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से आक्रमण किया? तो वो दोस्तों था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। नेक्स्ट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या है 193, 1993। ठीक है। भारत की विकास योजना का उद्देश्य है। तो भारत की विकास योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक विकास, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, किन राज्यों का विभाजन भारत के विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ? तो वो है दोस्तों जिन राज्यों का विभाजन भारत के विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ है तो वो है दोस्तों डी, यानी पंजाब और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद में डैश के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। तो सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो वो जो सर्वोच्च निकाय है दोस्तों है विकास, यानी भारत में विकास के मामलों पर। ठीक है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। स्थापना की गई जनवरी 2015 में। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट, खंड बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का क्या कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का क्या कार्य है दोस्तों? तो कार्य की अगर हम बात करें IMF का, जैसे यह वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था देखरेख करता है, मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता में कराता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो सही कथन है वो होगा ए और बी दोनों, यानी 1 और 2 दोनों सही, सी इसका सही उत्तर है। 26, अभिकथन और कारण की बात पूछा। अभिकथन और कारण जो है 26 क्वेश्चन दोस्तों। तो 26 क्या पूछा गया है? प्रत्येक राष्ट्र के लिए विदेशी संबंध अति आवश्यक होते हैं, कारण उस राष्ट्र की स्वतंत्रता विदेशी संबंधों पर ही निर्भर रहती है। तो प्रत्येक राष्ट्र के लिए विदेशी संबंध अति आवश्यक है और उस राष्ट्र की स्वतंत्रता विदेशी संबंधों पर ही निर्भर होती है। तो अगर हम इस अभिकथन और कारण की बात करें दोस्तों, तो
अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, यानी ए इसका सही उत्तर है। अभिकथन भारत की परमाणु नीति प्रथम प्रयोग नहीं की है। ठीक है। समकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रथम प्रयोग नहीं, नीति की राष्ट्रीय सुरक्षा अनुरूप समीक्षा की जा सकती है। तो इसका जो 27वां है दोस्तों, वो अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, यानी बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, रूस भारत का क्या सपना है? रूस भारत का सपना है दोस्तों, वो है एक ध्रुवीय विश्व का। जी हाँ, रूस भारत का क्या सपना है? तो रूस भारत का सपना है एक ध्रुवीय विश्व का। निम्न वाक्यों में से गलत वाक्यों को बताइए। तो इनमें से कौन सा गलत वाक्य है, देखते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सहायता हासिल कर सका। बी, भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। सी, शीत युद्ध का प्रभाव भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी पड़ा। डी, 1971 की शांति और मैत्री की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम थी। तो इसका जो इसमें से अगर हम गलत कथन या गलत वाक्य की बात करें तो वह दोस्तों डी है, क्योंकि 1971 की शांति और मैत्री संधि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की निकटता का परिणाम नहीं थी, बल्कि सोवियत संघ की थी। ठीक है। गुट निरपेक्षता क्या है? किसी भी गुट में शामिल न होकर तर्क अर्थात न्याय के आधार पर समर्थन करना। बी, किसी भी युद्ध में भाग ना लेना। तो इसका जो सही कथन है दोस्तों, वह है सिर्फ एक, यानी किसी भी गुट में शामिल ना होकर तर्क अर्थात न्याय के आधार पर समर्थन करना। प्रश्न 31, ताशकंद समझौते के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो ताशकंद समझौते के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, वह है भारत पाकिस्तान अपने विवादों को बलपूर्वक नहीं बल्कि शांतिपूर्ण सुलझाएंगे। बिल्कुल ठीक है। दोनों देशों के सभी सैनिकों को 25 फरवरी 1966 तक हटा लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर है दोस्तों। 31 का डी। 32, दूसरे विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने की व्यापक रूप से आलोचना क्यों हुई? तो अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने की व्यापक रूप से आलोचना क्यों हुई? क्योंकि अमेरिका को यह पता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है और बम गिराना आवश्यक नहीं है। फिर भी अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। और हिरोशिमा और नागासाकी पर कब परमाणु बम गिराए, ये आपको पता होना चाहिए। 7 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त। साथ ही साथ परमाणु बमों के नाम क्या थे? लिटिल बॉय और फैट मैन, ये भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, मित्र राष्ट्र में शामिल देश थे। तो मित्र राष्ट्र में शामिल देश थे दोस्तों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्र राष्ट्र में जो शामिल देश थे दोस्तों, वो हैं अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ये ए इसका सही उत्तर है। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। बिल्कुल ठीक है। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। दूसरा, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। डी, अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध में शामिल थे। तो इसके जो सही कथन है, गलत कथन है, वो है डी, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। ये कथन बिल्कुल गलत, बल्कि सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों, वो है विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदली बदला होगी, बल्कि ऐसा नहीं था विभाजन की योजना में। ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का नकारात्मक प्रभाव था। तो नकारात्मक प्रभाव क्या था विभाजन का, वो देखते हैं दोस्तों। तो नकारात्मक जो प्रभाव था वो था राज्यों के सीमांकन के लिए एक समान आधार पाया गया। ये था दोस्तों नकारात्मक प्रभाव, यानी बी इसका सही है सिर्फ। राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? 37, तो राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य होता है लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। ए इसका सही विकल्प है दोस्तों। आज़ादी के बाद भारत के सामने मुख्य चुनौती क्या थी? तो आज़ादी के बाद भारत के सामने मुख्य चुनौती थी ऐसे भारत का निर्माण करने की जो एकता के सूत्र में
बदा हो। ठीक है, ए इसका भी सही उत्तर है। नेक्स्ट, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का क्या उद्देश्य था? तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का क्या उद्देश्य था? तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम अमेरिका द्वारा इराक पर हमला करके अपनी पसंद की सरकार को स्थापित करना, तेल भंडार पर नियंत्रण स्थापित करना। उपयुक्त दोनों कथन सही, यानी ए और बी सही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9/11 के हमलों का जवाब कैसे दिया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9/11 के हमलों का जवाब दिया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू करके, अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के शासन के खिलाफ युद्ध शुरू करके। तो सी, ए और बी दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण। शीत युद्ध ना तो युद्ध या सशस्त्र सैन्य संघर्ष था और ना ही शांति की दशा, यह प्रसारण करने वाली शांति थी। कारण, शीत युद्ध दांव पेच, प्रचार गतिविधियों एवं राजनयिक संघर्ष के माध्यम से नहीं लड़ा जा रहा था। तो इसमें से अभिकथन और कथन की अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वह दोस्तों अभिकथन गलत है, लेकिन कारण बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के चरम बिंदु से बिल्कुल ठीक है। शीत युद्ध दोनों महाशक्तियों के बीच रक्त रंजित युद्ध का रूप था। गलत, यानी अभिकथन सही और कारण गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों सी, अभिकथन सही लेकिन कारण गलत। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम थे? तो शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे? तो शॉक थेरेपी अगर हम परिणाम की बात करें तो उद्योगों का पतन, खाद्य सुरक्षा का पतन, परमाणु हथियारों का पतन, ये नहीं था बिल्कुल। तो बी इसका सही है, लेकिन एक और दो सही है। नेक्स्ट, अभिकथन। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। बी, इसकी स्थापना 5 अगस्त 1950 को की गई। तो दोस्तों जो सही कथन अगर हम बात करें तो 44 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत इजराइल संबंध के बारे में क्या सही है? तो भारत इजराइल संबंध के बारे में क्या सही है? ए, भारत इजराइल के बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को वर्तमान समय से देखा जा सकता है। बी, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध औपचारिक रूप से 1992 में भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना के बाद विकसित हुए। सी, भारत के प्रधानमंत्री 2017 में इजराइल की यात्रा की तथा इजराइल के प्रधानमंत्री 2018 में भारत की यात्रा की। तो इसमें सही कथन की अगर हम बात करें तो जो सही कथन है दोस्तों वैसे बी, इन 2 और 3। ठीक है, सिर्फ 2 और 3 सही कथन है। प्रश्न नंबर 46, भारत सोवियत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया। सेकेंड, भारतीय सेना के अधिकांश साजो सामान अमेरिका से ही प्राप्त होते थे। तो जो सही कथन अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या लाभ भारत सोवियत रूस संबंधों में सोवियत रूस को क्या लाभ हुआ? तो 46 का जो सही उत्तर है दोस्तों वह सिर्फ ए, यानी भारत सोवियत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया। तो ए सिर्फ सही है। भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो भारत ने अपना परमाणु जो परीक्षण किया था वो किया था पोखरण में। नेक्स्ट, ताशकंद समझौते के बारे में क्या सही नहीं है? तो ताशकंद समझौते के बारे में क्या सही नहीं, यानी सही जो नहीं है दोस्तों वह है 48 का बी, जनता अपने देश में शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेगी। बाकी सभी सही है इससे संबंधित। प्रश्न 49, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। ए, इस संगठन की स्थापना कब और हुई थी? तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न नंबर 50, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो उस राज्य का नाम बताइए जो विभाजन के समय भारत या पाकिस्तान में जाने को लेकर अनिर्णय की स्थिति में था। तो अनिर्णय की स्थिति में वो देश था राज्य था त्रावणकोर। ए, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह लोगो प्रतीक किस संगठन का है? तो ये लोगो प्रतीक है दोस्तों विश्व बैंक का। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो अनुच्छेद दिया गया दोस्तों 50 जो दिया गया है। तो अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना कब हुई? तो भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना हुई थी 1992 1992 में। भारत इजराइल संबंधों में दृढ़ता कब आई? भारत और इजराइल के संबंधों में दृढ़ता कब आई? तो 1996 और 1998 एनडीए सरकार की स्थापना के बाद। नेक्स्ट, भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध कब शुरू हुए?
तो भारत और इजराइल के बीच जो राजनयिक संबंध हुए थे वो 1992 से शुरू हुए थे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत में यात्रा कब की? तो भारत में यात्रा की थी बेंजामिन नेतन्याहू ने 2018, यानी 55 का बी सही है। नेक्स्ट 56, अंतरिम सरकार ने किसके विरुद्ध कब खड़ा रुख अपनाया? तो अंतरिम सरकार ने किसके विरुद्ध कब जो कड़ा रुख अपनाया? तो वो अपनाया था दोस्तों देशी रजवाड़ों के विरुद्ध। मुस्लिम लीग ने किसका विरोध किया? तो मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया। भारतीय संघ में शामिल होने के लिए अधिकतर रजवाड़ों को किसने राजी किया? तो है दोस्तों सरदार पटेल। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? तो मुस्लिम लीग की जो मांग थी वो थी देशी रजवाड़ों को उनकी मर्जी पर स्वतंत्र छोड़ देने की। डैश ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की? तो वह मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। दोस्तों ये है आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर के टॉप मोस्ट 16 क्वेश्चन और उसके आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दिए ताकि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच सके दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें आप और 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये सीरीज दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगी आपको आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। वीडियो लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।